हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1। और हमारा जो चैप्टर 1 है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पिछले 5 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये अगर बात करें तो ये हम लोग का 5वां लेक्चर था। आज जो है वो लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर दें। इस तरह हमारा एक चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन का एक और नाम बताए थे ऑक्सीकरण, जिसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है ऑक्सीडेशन, और दूसरा बताए थे क्या? अपचयन, जिसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है रिडक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संक्षारण। संक्षारण का एक शाब्दिक अर्थ बताए तो जंग लगना। जैसे आपको बताया कि जो लोहा होता है, लोहे पे भूरे रंग की परत आ जाती है, चांदी जो होता है उस पर काले रंग की परत आ जाती है, सोना जो होता है काले रंग की परत आ जाती है, और जो कॉपर धातु होती है उस पर हरे रंग की परत आ जाती है। ये चीज हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके। जैसा कि ट्रिक की बात करें, अगर बात करें लोहा की, तो जो लोहा था उस पे जो जंग का आया वो आया भूरा परत। ठीक। उसके बाद आपको बताया कॉपर। जैसा कि आप जानते हैं कॉपर को तांबा भी कहा जाता है, तो इस पे क्या आया था? हरा। और अगर हम बात करें चांदी, अब चाहे आप चांदी कहो चाहे सोना कहो, आप देखोगे उस पे जो कलर आता है वो आता है काला। ये पिछली क्लास में हम लोग जब संक्षारण पढ़ रहे थे तो वहां इस चीज को ध्यान दिया था। ठीक है। उसके बाद देखा कि संक्षारण से किस किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। जैसे साइकिल हम लोग की है, उसको बचाना है तो उसमें तेल डालते हैं कि जैसे उसमें आवाज ना हो, ग्रीस डालते हैं, लोहे का दरवाजा लाते हैं तो उसमें हम पेंट करते हैं, गैल्वेनीकरण विधियां करते हैं, यशद लेपन करते हैं और विद्युत लेपन करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। उसके बाद विकृत गंधिता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में देखा था कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो तेल या वसा से बना हो, अगर लंबे समय तक रख दे तो वो खराब हो जाता है। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हम लोगों ने कुछ विधियां अपनाई थी। जैसे उसको फ्रिज में रखे, जल्दी खराब नहीं होगा। फिर क्या करें, उसको हम उठाकर सीधा प्रतिऑक्सीकारक अम्ल मिला दे। मतलब बहुत सारी ऐसी तकनीक किए थे जिससे उसको बचाया जा सकता है। और इतने के बाद हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि ZnCO ZnO में अपचयित और उपचयित पदार्थ बताइए। इसको करने से पहले हमें एक चीज समझना होगा कि Zn है प्लस CO है, तीर का निशान, ZnO है और कार्बन है। अब हमें क्या जानना है? उपचयित पदार्थ और क्या जानना है? अपचयित पदार्थ। एक छोटा सा फंडा बता रहे हैं कि जब भी उपचयित और अपचयित देखिएगा तो हमेशा इधर वाले कॉलम को ही लेंगे। मतलब उपचयित और अपचयित पदार्थ हमेशा किसके होते हैं? अभिकारक के। कभी भी इधर वाला मत लीजिएगा, इधर वाला लेंगे तो गलत हो जाएगा।
तो हमेशा उपचयित और अपचयित पदार्थ किसके होते हैं? अभिकारक के। अब उस पदार्थ को जानना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि किसमें अपचयन हो रहा है, किसमें उपचयन हो रहा है। साफ साफ देख सकते हैं, इधर जिंक है, यहां ZNO है, मतलब इधर ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन आ गया। तो आपको बताए थे कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो वहां पे क्या? उपचयन। अब जाहिर सी बात है, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यहां क्या? अपचयन। ये वही पदार्थ है जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है। ऐसे पदार्थ को ही क्या कहते थे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते थे। आइए एक छोटा सा ट्रिक दिखाते हैं आपको, उम्मीद करते समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग ने पिछली क्लास में यही चीज पढ़ी थी। ये एक अभिक्रिया है, इसमें पहचान लिए अब उपचयन कौन सा है, अपचयन कौन सा है। अब जैसा कि ट्रिक के अनुसार देख रहे हैं कि जब भी उपचयन अपचयन की बात होती है तो यहां कॉपर ऑक्साइड है, यहां पे जो है हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन से H2O हो गया, मतलब ऑक्सीजन आ गया, तो उपचयन। और यहां पे ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं, तो अपचयन। और कभी भी हमें करना है तो याद रखिएगा, हमेशा इधर वाली साइड को ही लेंगे, इस वाली साइड को नहीं देखना है। जब भी हमसे बोलेगा अपचयित उपचयित तो हमेशा उधर वाली साइड को लेंगे, इधर वाली साइड को नहीं लेंगे। क्यों? कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, मतलब ये कॉपर में अपचयित हो जाता है, मतलब जहां अपचयन होगा वहीं अपचयित पदार्थ होगा। तो आइए इसमें देखते हैं किसमें किसका अपचयन हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो यही क्या होगा? अपचयित पदार्थ। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो गया तो जिंक क्या होगा? ठीक है, उपचयित पदार्थ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नोट में देखा था, क्या देखा था कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर में उपचयित हो जाता है और फिर ये हाइड्रोजन उपचयित होकर दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को रिडॉक्स कहते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वाली पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगी। संक्षारण आपको समझा दिए थे, उसके बाद विकृत गंधिता बता दिए थे, उसके बाद विकृत गंधिता के उपाय बता दिए थे कि कौन कौन से हैं, जैसे प्रतीक ऑक्सीकारक अम्ल द्वारा, जैसे हमने दूध में क्या डाला था? बेकिंग सोडा। वायुरोधी बर्तन, जैसे टिन के बर्तनों में आज भी हम लोग गुलाब जामुन रसगुल्ले को क्या करते हैं? बचा के रखते हैं। वायु स्थान पे नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे चिप्स का पैकेट याद दिलाए थे। और शीतलन द्वारा, जैसे फ्रिज, हम लोग रात में जो भी बनता है फ्रिज में डाल देते इसलिए कि वो सुबह तक सही रहे। और नेक्स्ट आपको बोले थे कि जो आप करिएगा
वो क्या? नेक्स्ट आपको करना था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बच्चों जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए। क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई इंग्लिश में पूछेगा तो आप कहिएगा क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या मतलब है भाई? वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने पर ऊष्मा उत्सर्जित करती है, ऊष्मा उत्सर्जित करती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ओके, याद हो गया? जैसे अगर बात करें ट्रिक की तो याद रखेगा क्या? जैसे कागज का जलना। अगर समीकरण की बात करें तो कागज है तो कार्बन ही रखिएगा, जलना मतलब ऑक्सीजन, तीर का निशान CO2, एरो दिखा दीजिए इस पे। अब ऊष्मा तो याद रखिएगा 94 किलो कैलोरी, इसको कैलोरी पढ़ते हैं, किलो कैलोरी, ये ऊष्मा का मात्रक होता है। फंडा क्या कहता है? फंडा कहता है क्या? तीर के बाद प्लस में हो, और जब तीर के बाद प्लस में हो तो ऐसी अभिक्रिया को ही कहते हैं क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या मतलब? ऊष्मा दे, अब दे चाहे छोड़े। दूसरा, तीर के बाद प्लस में हो या तीर के पहले माइनस में हो। कभी कभी एग्जामिनर क्या खेल खेलता है, अभिक्रिया दे देगा, इस चीज को माइनस में लिख देगा। तो समझ जाइएगा कि वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने पर ऊष्मा क्या करे? उत्सर्जित करती है, ऐसी अभिक्रिया को ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कागज का जलना, C+O2, ये ऊष्मा प्लस में आ रही है, ये इसका मात्रक है किलो कैलोरी। तो इस बात की पुष्टि हो गई कि ये क्या हो रहा है? ऊष्मा दे रहा है, और ऊष्मा देने से इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फंडा क्या कह रहे हैं कि ऊष्मा देती है, तीर के बाद प्लस या तीर के पहले माइनस। सर ऐसा क्यों? अभी आपको समझा रहे। ओके, नेक्स्ट दूसरा आयन प्रकार नंबर 7। ये प्रकार नंबर 6 था, अब प्रकार नंबर 7 ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आपको बोले थे बेटा करीब 10 प्रकार आपको याद करा देंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये प्रकार नंबर 6 है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा संयोजन पढ़ा, फिर वियोजन पढ़ा, फिर विस्थापन पढ़ा, फिर द्विविस्थापन पढ़ा, 5वां रेडॉक्स पढ़ा, 6वां ऊष्माक्षेपी,
और सातवां उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये उसी का जस्ट उल्टा है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि वे अभिक्रियाएं जो क्या हो, देख लीजिए, वे अभिक्रियाएं जो संपूर्ण होने से पूर्व ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे क्या है भाई, जैसे अमोनिया का बनना। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर हम 78 डिग्री सेल्सियस पर मिलाते हैं, या तो अगर हम बात करें तो अमोनिया गैस बनता है ना, इसको 450 किलो ज़्यादा ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दो, यहां 3 लगा दो। अब देखिए, इस बार तीर के पहले ही है, मतलब फंडा क्या कह रहा है इसमें, इसमें फंडा ये कह रहा है कि यह नंबर 1 ऊष्मा ले, दूसरा तीर के पहले प्लस और तीर के बाद माइनस। कभी कभी एग्जामिनर क्या कहता है, बहुत सारी अभिक्रियाएं दे देता है और उसमें कहता है कि इसमें से उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या करिए, बताइए। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगा, देखो उसमें एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां है उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है और आप वहीं से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रकार नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। ओके, आइए प्रकार नंबर 8 पे चलते हैं। 2 और है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। प्रकार नंबर 8 क्या कह रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको लिखते ही दिमाग में कुछ आपको याद आ रहा होगा कि अभी कुछ क्या, कल वाली वीडियो में अवक्षेपण अभिक्रिया याद आई थी या आपको दिखाई दी थी, कहां, यहां देखो, आपने अवक्षेपण अभिक्रिया को यहां देखा था, ये कि बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नहीं मतलब Na2SO4 और BaCl2 को मिला रहे हैं तो बन रहा है BaSO4 और NaCl। आइए हम बताते हैं कैसे। आप बिल्कुल मत घबराइए कि सर नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे बेटा, क्यों नहीं बताएंगे। लिखिए
वे अभिक्रियाएं जो मुख्यतः, बेटा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2016 2018 में पूछ चुका है कि वे अभिक्रियाएं जो मुख्यतः अवक्षेपण उत्पन्न करती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे भी कुछ देर पहले बता रहे थे कि Na2SO4 की क्रिया आप करा रहे थे किससे? BaCl2 से। तो ये Na2Cl इसके पास चला जाएगा, Ba इसके पास आ जाएगा, मतलब क्या बना? BaSO4। और आपको याद रखिएगा कि जब भी ये तीर दिखाई दे और बन जाएगा 2NaCl, जब भी आपको तीर दिखाई दे तो समझ जाइएगा ये तीर होता है अवक्षेप का। ये तीर इस बात का पहचान कराता है कि यह अवक्षेप होता है, और ये ज्यादातर आयनों के विनिमय से बनते हैं। पहला ये, और दूसरा आयनों के विनिमय से बने। विनिमय से बने, ठीक। दो अभिक्रिया और बची है, दो अभिक्रिया के बाद ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल खत्म। उस तरह हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि उन दो अभिक्रियाओं के बाद आपका जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बेस पर हम 20 MCQ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और आपको बता दें कि जैसा आपका बोर्ड एग्जाम MCQ बेस है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल मत घबराइए। चलिए आगे चलते हैं प्रकार नंबर सेकंड लास्ट पे, मतलब प्रकार नंबर 9। प्रकार नंबर 9 कौन सी अभिक्रिया बताए थे? उत्प्रेरण अभिक्रिया। अगर ओरली बताए तो ऐसी अभिक्रिया जो मुख्यतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो? संपन्न होती हो, ऐसी अभिक्रिया को ही उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। क्या? वे अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक। अब ये सर उत्प्रेरक क्या होता है? बेटा उत्प्रेरक उन पदार्थों को कहते हैं जो अपनी उपस्थिति से या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते और या तो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, क्या होता है? उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। जैसे याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी ये कुछ देर पहले बता रहे थे, अमोनिया का निर्माण दो उत्प्रेरक लगते हैं, एक लगता है आयरन और एक लगता है एमओ। 200 से
300 एटीएम वायुमंडलीय दाब लगता है, 400 से 450 डिग्री सेल्सियस दाब बनता है, तब जाके अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है सर, ये आयरन क्या है? आयरन को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। सर ये एमओ क्या है? इसको उत्प्रेरक वर्धक कहा जाता है, मतलब जो उत्प्रेरक की दर को कई गुना कह दे। अब सर ये एमओ को क्या बुलाते हैं? एमओ को कहते हैं मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम, ठीक है। अब ये ऐसी भी क्रिया है जिसमें उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक भी है और उत्प्रेरक वर्धक भी है। तो इस तरह ये टॉपिक भी होगी क्लियर। अब हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, प्रकार नंबर 10, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। प्रकार नंबर 10 क्या है भाई? प्रकार नंबर 10 है हमारा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। बेटा आपको बता दें ये 2 बार पूछ चुका है, 2014, 2016, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि 2022 में भी आएगा। तो इसको याद रखिएगा कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है। ये नॉर्मली औद्योगिक अभिक्रिया में आती है जो हम लोग दैनिक जीवन में लेते हैं। जैसे ये कहा जाए कि वनस्पति तेल से। सर ये वनस्पति तेल का मतलब क्या है? बेटा वनस्पति तेल का मतलब है जैसे सरसों का तेल हम लोग निकालते हैं, कोकोनट का तेल निकालते हैं, एक वर्ड सुना होगा अरंडी, उसका तेल निकालते हैं, महुआ नाम सुना होगा, उसका तेल निकालते हैं। तो उन वनस्पति तेलों को किसमें? वनस्पति घी में। याद करिए आज से 8-10 साल पहले कुछ घी आती थी, उस घी में अक्सर लिया जाता था कि कौन कौन से हैं, जैसे गगन आता था, सबसे फेमस डालडा आती थी, ठीक है ना। तो वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की क्रिया, परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती भाई? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब याद रखना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी इसकी बात हो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दे कि जब भी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है तो बहुत फेमस निकिल, ओके, ये बहुविकल्पी में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको अलग से लिखवा रहे कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो, की उपस्थिति में हो। समझे? अगर एक एग्जाम्पल की बात हो जाए तो एक छोटा सा उदाहरण है, आपके पास वनस्पति तेल है, आप कोई भी वनस्पति तेल ले लो, जैसे सरसों का ले लो, या सुना होगा चीड़ का तेल भी होता है जिसको इंग्लिश में पाइन ऑयल कहते हैं, और निकिल उत्प्रेरक रख दो, तो वो जो तेल है आसानी से वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे, आप मार्केट से देसी घी ले आओ और उस देसी घी को क्या कर दो, कुछ टाइम के लिए धूप में रख दो, तो देखोगे अगर वो थोड़ा ठंडी का मौसम होगा तो धूप में रखने पर वो देसी घी पिघल जाएगा। और एक देसी घी वो लाओ जो आप घर में खुद से बनाते हो। देखा नहीं, मम्मी लोग अक्सर क्या करती हैं कि पूरे मलाई को चुरा चुरा कर देसी घी बनाती हैं। तो अब दोनों घी का कंपैरिजन करोगे, जो मार्केट वाला होगा वो तेजी से तेल से घी बनेगा जैसे ही ठंडक मिलेगा, लेकिन जो घर में हम लोग बनाते हैं उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं।
तो इस प्रकार ये क्लियर हो जाएगा कि उस तेल में जरूर निकेल उत्प्रेरक मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये चैप्टर भी हो गया हमारा क्या, फिनिश्ड। मतलब हम लोग एक चैप्टर केमिस्ट्री के कर लिए कंप्लीट, और इसी कंप्लीट के बाद अब हम आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक देंगे जिससे आपके इससे संबंधित पीडीएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू जिसको बहुविकल्पी कहते हैं, और साथ ही साथ नोट्स भी भेज देंगे, क्योंकि सबसे जरूरी है कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो जरूर बना लीजिए बेटा, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय है, समय तो बिल्कुल नहीं है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस बार 2 बार एग्जाम होने वाले हैं, और ये जो आपका एग्जाम होगा वो हाफ ईयरली नहीं होगा, वो मेन एग्जाम होगा, क्योंकि इस एग्जाम के भी मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में जुड़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी, और ये टॉपिक हो गई खत्म। आइए एक बार रिवीजन कर लिया जाए, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो कल की क्लास जब हम खत्म किए थे तो 5वां लेक्चर था रेडॉक्स अभिक्रिया है, संक्षारण, संक्षारण से बचाव, विकृत गंधिता। उसके बाद बताया था कि लोहा है तो भूरे रंग की परत, संक्षारण, जंग लगना, कॉपर है तो हरा, चांदी है तो काला। और आपसे बोले थे कि आज स्टार्ट करेंगे ऊष्माक्षेपी विक्रिया से, लेकिन इसके पहले आपको करना होगा होमवर्क। होमवर्क बहुत सारे बच्चों ने भेजा, ये अच्छा लगा। उसके बाद हमने पाया कि जिंक ZNO में हो रहा है, मतलब उपचयन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन में आ रहा है, मतलब यहां पे अपचयन हो रहा है। कभी भी अपचयित उपचयित पदार्थ हमेशा हम अभिकारक वाली साइड से लेंगे, LHS, इससे मत लेना। तो उपचयित पदार्थ हो गया जिंक, अपचयित पदार्थ हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट किए ऊष्माक्षेपी विक्रिया, ऐसी विक्रिया जो ऊष्मा दे मतलब छोड़े। जैसे कागज को जलाएंगे तो नहीं ऊष्मा लगती है, तो 94 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें निकलती है। एग्जामिनर ट्रिक खेलता है, उस ट्रिक को याद रखिए फंडा में, कि तीर के बाद प्लस हो या तीर के पहले माइनस हो, तब समझ आइएगा कि वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। इसी का उल्टा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जो क्या कर रहे, ऊष्मा ले, पूरा होने से पहले ऊष्मा ले, और इसमें तीर के पहले प्लस हो और तीर के बाद माइनस हो, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सेकंड लास्ट था अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसी विक्रिया जो अवक्षेप बनाए। अवक्षेप के लिए तीर उल्टा याद रखिएगा, अगर यही तीर ऐसे हो जाता तो गैस हो जाता। उत्प्रेरण, ऐसी विक्रिया जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो। अगर कोई आपसे बोले अमोनिया के निर्माण का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप इसको पूरा लिख दीजिएगा। फिर कोई आपसे पूछे बेटा इसमें आयरन क्या है, आयरन एक उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक। एमो मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक, इसमें वायुमंडलीय दाब 200 से 300 एटीएम और टेम्परेचर 400 से 450। और आज के चैप्टर की लास्ट टॉपिक है हमारी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। आपको पता होगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनते हैं, जो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति से बनता है। ऐसी विक्रिया को ही कहते हैं क्या, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इस तरह ये टॉपिक पूरी तरह हो गई क्या, खत्म। अब जो बात आपको बताने वाले हैं, अब जैसा कि मेरा नेचर जानते ही हो कि सर हमेशा होमवर्क देते हैं, बिल्कुल बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया, आइए कुछ होमवर्क कर लिया जाए। कम से कम बहुविकल्पी तो नहीं है अभी मेरे पास, अति लघु है, लेकिन आप बिल्कुल दिल छोटा मत करिएगा, हम आपको बहुविकल्पी भी कराएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको जल्दी ही बहुविकल्पी भी कराएंगे। चलिए, सिर्फ 2 से 8 तक है आपका, ये रहेगा आपका होमवर्क। बहुत इजी है बेटा। अब कहोगे सर होमवर्क बहुत ज्यादा दे रहे, नहीं बेटा बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया। और बिल्कुल मत घबराइए, जल्दी इसका टेस्ट भी ले लेंगे। एक छोटा सा ट्रिक बता रहे, देखिएगा, ये क्लास 9 में भी आप पढ़ेंगे।
आपसे कह रहे परिवर्तन को पहचानिए। परिवर्तन दो होते, या तो भौतिक परिवर्तन और या तो रासायनिक परिवर्तन। याद करिए कि कक्षा 9th में आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखे होंगे। तो आपसे बोला है कि बर्फ का पिघलना क्या है, बताइए भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार दूध का दही में बदलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। इसी को इंग्लिश में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के पढ़ते हैं, तो बेटा आप लोग ध्यान दीजिए, आपसे फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पूछ रहा है कि मेल्टिंग ऑफ आइस और कर्लिंग ऑफ मिल्क क्या है। अब श्वसन को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए भी यही बात बता रहे थे आपको। वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों हो जाती है, अरे जंग लग जाता है, हरे रंग की परत हो जाती है इसलिए। आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, याद करो मोटी नानी वाला बताए थे एग्जांपल। सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। और अभी जो बार बार कह रहे थे अमोनिया वाला कि रासायनिक अभिक्रिया पहचानिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संयोजन है, योगात्मक है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। ओके चलिए इन्हीं सब के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये इतने सारे होमवर्क है, आप अपने कमेंट बॉक्स में होमवर्क को कमेंट करके कॉपी चेक करा सकते हैं। हमें पता है कुछ लोग को लिखने में काफी टाइम लगता है, तो बिल्कुल मत घबराइए। आप क्या करिए, इन सबको एक कॉपी में नोट्स कर लीजिए। जब आप लोग के ग्रुप बन जाएंगे तो उस ग्रुप में हमको सारे नोट्स को भेज दीजिएगा, हम वहीं से चेक कर लिया करेंगे। वरना एक आध दो के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अनअकैडमी से अफिलिएटेड है, आप लोग हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में पढ़ रहे हैं। मेरा नाम सुनील चौधरी है। एक चैप्टर हो गया कंप्लीट, 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, 4 चैप्टर और बचा है। और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं नवंबर तक हम आपको सिलेबस कंप्लीट करके देंगे और आपको बिल्कुल 90% ऊपर के मार्क्स पाने तक को आपको तैयार करके छोड़ेंगे। ठीक है, रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने दोस्तों से कहिए कि जल्दी जल्दी क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ओके चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।